आज के क्लास में हम कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इनके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद इनमें से दो या दो से ज्यादा फिगर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया रहेगा और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। तो देखो, जैसा कि आपके सामने एक क्यूबॉइड बना हुआ है और हम सभी को पता है कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो हमारा जो रूम है, हमारे घर का एक कमरा, वो मोर और लेस एक क्यूबॉइड होता है, जिसमें चारों तरफ 4 दीवारें होती हैं। दीवार नंबर 1, 2, 3 और इस 2 के अपोजिट सामने वाली 4। इसके अलावा एक फ्लोर होता है जिसे हम 5 लिख देते हैं और एक सीलिंग होती है जिसे 6 बोल देता हूं मैं। अब अगर इस क्यूबॉइड का मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ है, इसे मैंने L बोल दिया। ये डेप्थ है, इसे ब्रेथ भी बोलते हैं, इसे मैंने B बोल दिया। और ये हाइट है, इसे मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट मेट्रिक जो हमें निकालना है क्यूबॉइड के लिए वो है टोटल सरफेस एरिया। तो एक बार फिर आप अपने कमरे को ध्यान में लाओ। कमरे के चारों तरफ जो 4 दीवारें हैं उसका एरिया प्लस कमरे की जो फ्लोर है और सीलिंग है, इनका एरिया, इन 6 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो शुरुआत करते हैं फ्लोर जो कि है नंबर 1 और सीलिंग जो है नंबर 2। तो देखो, फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ, यही है ना लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो है डिस्टेंस, ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। सीलिंग का भी एरिया वही होगा, यहाँ भी जो ये डिस्टेंस है ये लेंथ है और ये जो है ये ब्रेथ है। इसके बाद ये वाली जो दीवार है, ये वाली, इसे मैंने एक्स मार्क कर दिया है और इसके अपोजिट जो दीवार है इन्हें भी एक्स मार्क कर दिया। इन दोनों दीवार का एरिया सेम होगा। क्यों होगा सेम? ये जो डिस्टेंस है ये ब्रेथ है और ये वाली डिस्टेंस हमारी हाइट है। सिमिलरली इस दीवार में भी ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इन दोनों दीवारों का एरिया हम लोग लिख सकते हैं ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद बची बाकी की 2 दीवारें। तो उन 2 दीवारों को अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो वो दीवारें कौन सी हैं? ये वाली दीवार पीछे वाली, इसे वाई मार्क कर दिया और ठीक इसके ऑपोजिट, ठीक इसके ऑपोजिट भी एक ऐसी ही दीवार होगी। तो इस दीवार का एरिया क्या होगा? ये लेंथ है और ये हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट जो दीवार होगी वो भी लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो पहला हमने वॉल्यूम निकाला, दूसरा टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब इसमें क्यूबॉइड में एक और टर्म आता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। देखो, यहां हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। टोटल सरफेस एरिया निकालते समय हमने क्या किया कि हमने कमरे की जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया तो निकाला ही निकाला, ठीक है, साथ ही साथ ये सीलिंग और ये फ्लोर, इसका भी एरिया हमने इसमें जोड़ दिया, तब जाके हमें मिला टोटल सरफेस एरिया। तो क्यों ना इस टोटल सरफेस एरिया में से, ये जो फिगर हमारे पास निकला है इसमें से अगर मैं फ्लोर और सीलिंग का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। अब इस एक्सप्रेशन को आप नोटिस करो, इसमें फ्लोर और सीलिंग का एरिया का कौन सा टर्म है? फ्लोर का एरिया क्या होगा? ये डिस्टेंस यानी कि लेंथ और ये डिस्टेंस यानी कि ब्रेथ, सो L इंटू बी। इसी तरह सीलिंग का एरिया भी L इंटू बी होगा। तो ये जो पहला टर्म है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्लोर प्लस सीलिंग का एरिया। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं हटा दूं तो जो बचे हुए टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो सिंपली इसे मैं ट्वाइस ऑफ BH यहां से एंड ट्वाइस ऑफ LH यहां से, 2 मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि दोनों ही टर्म 2 बार है, और H भी मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया 2 इंटू H मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो ये एक तीसरा कंसेप्ट था क्यूबॉइड का। इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इसकी लेंथ होगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कहां से आया? आई होप आपको ये ध्यान होगा, ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी कर रखा है।
देखो यहाँ पे, देखो अगर आप, ये लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये अगर डायगोनल में यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो ये डायगोनल जो है ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये जो लेंथ है ये हाइट है, तो फिर इस केस में अगर मैं यहां से लेकर इस कॉर्नर को, ये 3D में बनेगा तो इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना, यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन कर दूं, ये लेंथ हमारी h हो गई और ये लेंथ हमारी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई, ये h है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यही है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। ये कैसे लिखा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों ही रिजल्ट हमने, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ क्यूबॉइड में जो ये चारों टर्म है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार अगर क्यूबॉइड समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो फिगर है वो है हमारा क्यूब। इसको समझने में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्यूबॉइड में ये लेंथ था, ये ब्रेथ थी और ये हाइट है, लेकिन हमें पता है कि क्यूब के तीनों ही साइड बराबर होते हैं, तो तीनों को क्यों ना मैं ए बोल दूं, क्यूब के सारे साइड का मेजरमेंट ए ही होगा, ए के अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्यूब के जितने भी हमें मैट्रिसेस निकालने हैं, जैसे कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर डायगोनल ऑफ क्यूब, इन सभी को हम लोग डायरेक्टली क्यूबॉइड के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। सीधा सीधा क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। देखो वॉल्यूम क्या था, L इंटू बी इंटू एच। अब L को A से सब्स्टिट्यूट कर दो, B की जगह A रख दो और H की जगह A रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, सिंपली A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या लिखा था हमने, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब हमें पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही ए हैं, तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्यों, लेंथ ए ब्रेथ ए। सिमिलरली ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर और ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ये जुड़ के हो गए 3a स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6a स्क्वायर। कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम क्या लिखा था हमने, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ क्या है ए, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, इसे अगर मैं जोड़ दूं तो लेंथ प्लस ब्रेथ विल बिकम 2a एंड 2a इंटू 2 इज 4a। ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। और जहां तक डायगोनल की बात है तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। देखो डायगोनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा था और एल, बी और एच तीनों ही ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बन जाएगा हमारे लिए रूट ओवर 3a स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करके a रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला समझ आ गया और वो याद है तो ये क्यूब का फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्यूब और क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फिगर की तरफ, जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें सबसे पहले हम लोग अपना पहला मैट्रिक्स देखते हैं जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। देखो आपके सामने एक सिलेंडर बना हुआ है, जैसा कि आपको पता है सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों ही सर्कुलर होते हैं, और ये जो बीच का फिगर है ये पूरी तरह से, अनलेस कुछ और बोला गया है, हम लोग इसे सॉलिड एज्यूम करेंगे। तो इसका रेडियस r है और ये जो हाइट है बेस से लेकर इसके टॉप, यानी कि जो बेस का सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर C1 से लेकर टॉप का जो सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर C2 तक की जो डिस्टेंस है, जिसे हम सिलेंडर की हाइट भी कहते हैं, वो h है। तो वॉल्यूम जो होगा वो बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। अब बेस जो है सर्कुलर है विद रेडियस r और ये भी r है। बेस का एरिया तो हमें पता ही है, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर, और हाइट क्या है h, इसीलिए सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी पाई r स्क्वायर इंटू h। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। देखो जब भी हमें क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया दिया रहे, स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी दिया रहेगा तो हम लोग सिर्फ ये जो कर्व्ड पोर्शन है सिलेंडर का ये लेंगे, और इसका जो टॉप है और इसका जो बेस है इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस
कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। इसे आप अगर ब्रेक करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 2πr इंटू एच। और 2πr क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, एच तो हाइट ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया किस फिगर को रिप्रेजेंट करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी निकालना हो सिलेंडर का तो वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। इसमें से हमें इसका जो टॉप है, ये सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बेस, ये एरिया नहीं लेना है, ये एरिया हमें नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr इंटू एच। अब तीसरा जो मैट्रिक्स है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जैसे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने सिर्फ ये कर्व्ड पोर्शन का एरिया लिया था, और ये जो बेस है, सर्कुलर एंड्स और टॉप, ये दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया हमने नहीं लिया था। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो दोनों एरिया हमने छोड़ दिए थे, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें ऑलरेडी पता है 2πrh, और एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, जो बेस है एक सर्किल यहाँ पर है, और जो ये टॉप है एक सर्किल यहाँ पर है। तो ये बेस का सर्किल C1 और टॉप का सर्किल C2, इन दोनों का एरिया जो है πr² प्लस πr² होगा। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। इन दोनों में मैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा रेडियस प्लस हाइट, और यही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में और दोनों टर्म्स में जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसको दूर करने के लिए मैंने एक बार एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था? सिर्फ इस सिलेंडर की ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया, इसमें हम लोग इसके सर्कुलर एंड्स यानी कि टॉप का जो सर्किल है और बॉटम का जो सर्किल है इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया लेंगे। ये एरिया हमने 2πrs निकाला था। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्या इंक्लूड करेगा? ये कर्व्ड पार्ट का एरिया तो ये ऑलरेडी इंक्लूड करेगा ही करेगा, साथ ही में ये सर्कुलर एंड्स यानी इसके जो सर्कुलर टॉप हैं उसका भी एरिया इंक्लूड करेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh है, ये यहाँ से ले लिया, और बॉटम और टॉप पे दो सर्कुलर एंड्स हैं, तो πr² प्लस πr², वो बन जाएगा 2πr²। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πrh प्लस 2πr²। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। ये कर्व्ड या टोटल, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अब लेते हैं हमारा अगला 3 डायमेंशनल फिगर। देखो ये भी एक सिलेंडर है, पर ये हॉलो सिलेंडर है। अभी जो हमने इससे जस्ट पहले देखा था उसमें ये जो सिलेंडर है इसका ये हॉलो पोर्शन नहीं था, ये सब पूरी तरह से सॉलिड मैटर से फिल्ड था। लेकिन कई बार हमें ऐसे फिगर का इनकाउंटर होगा जहां पे अंदर में कोई फिलिंग नहीं है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। मतलब ये एक सर्किल हो गया और ये बाहर का एक सर्किल हो गया, और इनसे मिलके ये सिलेंडर बना है। ये सेंटर का जो पोर्शन है ये पूरा हॉलो है, ये हॉलो है। तो इस तरह के केस में हम लोग अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो बहुत ही सिंपल है। इस केस में वॉल्यूम जो होगा वो तो मटेरियल का ही होगा, और मटेरियल सिर्फ इतने पोर्शन में है, सिर्फ इतने पोर्शन में है। ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ सिर्फ इतने पोर्शन में है। इस पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर इस आउटर एंड तक का मैं लेंथ r मान लूं तो ये आउटर सर्किल की रेडियस हो गई, ये इस वाले सर्किल की रेडियस हो गई, ये जो सर्किल मैं बना रहा हूँ। और अगर सेंटर से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैं r मान लूं तो ये अंदर वाले सर्किल की रेडियस हो गई, ये छोटे वाले सर्किल की। तो अगर मैं सिर्फ बाहर वाला सिलेंडर मानूं, अगर मैं मान लूं 2 मिनट के लिए कि ये एक सिलेंडर है जो कि हॉलो नहीं सॉलिड है और उसकी रेडियस कैपिटल R है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता? πr²h। लेकिन ये सिलेंडर हॉलो है बीच से, और हॉलो कितना पोर्शन है? उसका रेडियस R है। अगर इस हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम मैं इसमें से घटा दूं तो वो हो जाएगा इस हॉलो सिलेंडर के मटेरियल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ
मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर, जहां पे ये आर क्या है, ये आर आउटर रेडियस है और ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इनर रेडियस है। तो मटेरियल जो है सिर्फ इतने बीच वाले पोर्शन में है। तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लिया तो अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसे भी हमने फर्दर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर। सिमिलरली इस सिलेंडर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना मैं यहाँ पे वर्ड टोटल यूज कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखो कि ये जो सिलेंडर है इसमें दो सरफेसेस हैं। एक तो ये बाहर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये बाहर वाला सरफेस, ये सबसे बड़े सिलेंडर का आउटर सरफेस है। किस सिलेंडर का, ये वाला विथ रेडियस कैपिटल आर और हाइट तो एच है ही। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। अब दूसरे बार देखो कि अंदर जो सिलेंडर है ये वाला छोटा वाला, इसका ऐसा एरिया होगा चारों तरफ, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया है ना, तो हमें इसके सिलिंड्रिकल टॉप और बॉटम का भी एरिया निकालना होगा। दोनों ही एक होंगे। अगर मैं सिलिंड्रिकल टॉप का एरिया यहाँ पे निकाल लूं तो ये जो मटेरियल है, ये देखो इस फिगर में, ये जो मटेरियल है इसका एरिया क्या होगा, याद करो कंसेंट्रिक सर्किल जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पाई आर स्क्वायर, ये बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया, ये वाला। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये जो सेम चीज टॉप पे है यही चीज बॉटम पे भी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, एच भी कॉमन ले लिया, ये बचा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, तो ये बचा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इसे अगर आप फर्दर रिड्यूस करना चाहो तो यहाँ से 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा ये एच प्लस दिस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, जिसमें आउटर रेडियस कैपिटल आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर है और सिलेंडर की हाइट एच है। अच्छा, अब इसके बाद इसका अगर कोई आपको बोले कि कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दो तो वो तो बहुत ही इजी है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मैंने लिखा, इसका अगर मैं ये लास्ट वाला ये टर्म हटा दूं, ये वाला टर्म यहाँ से हटा दूं, तो ये बन जाएगा सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि ये टर्म क्या है, ये जो टर्म यहाँ मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस हॉलो सिलेंडर के दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया। तो इसको मैंने सिंपली हटा दिया, तो ये बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। इसमें से आप 2 पाई और एच कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने किस तरह से लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। देखो ये फॉर्मूला सिंपली रटने से होगा नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हो। अगला फिगर जो हमारे सामने है, 3 डायमेंशनल फिगर, वो है एक राइट सर्कुलर कोन। इस कोन के लिए भी सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये जो कोन आपके सामने बना है इसका बेस तो ऑफ कोर्स सर्कुलर है, जिसकी रेडियस आर दी हुई है। इस कोन की हाइट, यानी कि हाइट बोले तो इस सर्किल के सेंटर से लेकर कोन के टॉप तक की जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट कह रहे हैं, वो एच है। और इसका जो साइड है, अगर आपने कोई बर्थडे कैप देखा होगा तो वो बिल्कुल इस तरह का कॉनिकल होता है। इसका जो साइड है ये लेंथ एल है और इस एल को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो स्लैंट हाइट का है। अब ये देखो कि ये ट्राइंगल इमेजिन करो, इसमें ये साइड एच है, ये आर है और ये एल है। ये एंगल 90 डिग्री है। तो एल स्क्वायर क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसीलिए जो स्लैंट हाइट है एल, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर आर स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ये था पहला। अब तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर होता है पाई इंटू आर इंटू एल। एल क्या है? ये एल जो है अभी हमने यहाँ पे देखा है स्लैंट हाइट, दिस एल इज स्लैंट हाइट। और चौथा फॉर्मूला ऑफ कोर्स कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, तो हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एज यूजुअल क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स। तो यहाँ पे एक एंड जो है वो तो बिल्कुल ही पॉइंट पे चला गया है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। और जो बॉटम में सर्कुलर एंड है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी हमने पाई आर एल निकाला था और ये पाई आर स्क्वायर हो गया। इन दोनों में पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो अगला फिगर हमारा स्फेयर है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। स्फेयर का रेडियस अगर आर है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स होता है। सिलेंडर के केस में वो सर्कुलर एंड्स था, दोनों एंड पे एक एक सर्किल थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्फेयर के केस में कोई भी एंड कहीं नहीं है। एक फुटबॉल जो है वो परफेक्टली एक स्फेयर को रिजेंबल करता है, इसलिए स्फेयर के केस में ये टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो स्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया, इसीलिए सिंपली इसे सरफेस एरिया लिख लो। और ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक बार एक हेमिस्फेयर को देख लेते हैं। हमारे घर में जो खाने की कटोरी होती है वो मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली एक हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट करती है। एक हेमिस्फेयर कब बनेगा? अगर इस स्फेयर को मैं बीचों बीच काट दूं, अगर एक फुटबॉल को आप बीचों बीच काट दो और ऐसा मान लो कि उसकी हवा नहीं निकली है, तो ये एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो ये हेमिस्फेयर जो है इसका रेडियस आर है। तो पहला जो इसका मैट्रिक्स है वो वॉल्यूम, स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होगा। स्फेयर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेफिनेटली ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये हेमिस्फेयर है इस केस में आप देखो कि इसका जो बॉटम है वो एक सर्कुलर एंड है, तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन इसमें एक सर्कुलर एंड भी है नीचे की तरफ, ये वाला, तो इसका एरिया भी तो जुटेगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। So this is 2 pi r square plus pi r square, that is 3 pi r square। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। तो हमने क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इन सब के लिए जो रिलेवेंट मैट्रिक्सेस थे जैसे कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जहां जहां रिलेवेंट था इन सब का फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब इन फिगर के कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में बार बार यूज करने के कारण फिट हो जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन कहता है अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चुपचाप बना लेना है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लिया हमने। अब इसके दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स बना लेते हैं, तो ये दोनों इसके हेमिस्फेरिकल एंड्स बन गए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 108 सेंटीमीटर। इस सॉलिड की जो पूरी लेंथ है, वो लेंथ का मतलब यहां से लेकर ये जो इसका टॉप है, यहां से लेकर ये जो इसका बॉटम है, ये लेंथ, ये पूरी लेंथ 108 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। इसके साथ साथ क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है ये पूरी 36 दे रखी है। अगर ये 36 है और इसे हम लोग सेंटर मान लें C1, सिमिलरली यहाँ पर भी ये अगर 36 है और इसे हम सेंटर मान लें C2, तो ये जो रेडियस है ये ऑफ कोर्स 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर हमें 36 दिया हुआ है और ये 18 है
तो ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है ये लेंथ भी 18 होगा और ये जो लेंथ है ये लेंथ भी 18 सेंटीमीटर होगा। क्यों? ये भी तो रेडियस ही हुआ ना इस हेमिस्फेयर का, ये भी एक रेडियस हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक रेडियस ही हुआ, ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब ये 18 है और ये 18 है तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर कोई निकालने बोले, ये वाले डिस्टेंस, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसे हम ये जो पूरी डिस्टेंस है 108, इसमें से ये वाला 18 और ये वाला 18, क्यों ये डिस्टेंस मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाला और ये वाला भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों 18 को जब मैं हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा ये रेड मार्क्ड जो डिस्टेंस है, दिस हाइट 108 माइनस 18 माइनस 18, तो दिस विल बी 108 माइनस 36। तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 72 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एट द रेट ऑफ 7 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को पॉलिश करने का रेट जो है वो 7 पैसा है, तो पूरे सरफेस एरिया को पॉलिश करने का कितना होगा? तो ऑफ कोर्स हमें इसमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। और कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे? ऑफ कोर्स हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स। क्यों? दोनों ही एंड पर एक एक हेमिस्फेयर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला हम सबको पता है 2 पाई आर, और हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे दोनों ही एंड पे है, एक यहाँ को है और एक यहाँ पे है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा? h प्लस 2r। देखो अगर पाई को कुछ नहीं दे रखा है तो मैं 22/7 ले लेता हूँ। रेडियस जो है ये ऑलरेडी 18 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। हाइट हमने कितनी निकाली? यहाँ पे 72 सेंटीमीटर निकाल ली है और 2 इंटू आर इज 36, क्योंकि r जो है 18 है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 12219 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। अब देखो रेट क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का रेट है 7 पैसा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.07 रुपीज लगते हैं, 7 पैसे लगते हैं, दैट इज 0.07 रुपीज। तो अगर 12219 सेंटीमीटर स्क्वायर यही टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसे पॉलिश करना है तो लगेंगे 0.07 इंटू 12219 रुपीज। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टोटल प्राइस आ जाएगा इसे पॉलिश करने का अप्रोक्सीमेटली 855.30 रुपीज, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमने कंसेप्ट यूज किया है वो यूज किया है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एक कॉम्बिनेशन फिगर का जिसमें फिगर्स हैं सिलेंडर और दोनों एंड पे एक एक हेमिस्फेयर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कहता है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर बन गया और इसकी रेडियस जो है ये हमने r मान ली। सिलेंडर की हाइट हमने h मान ली है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो ये h की वैल्यू हमें यहाँ ऑलरेडी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है हमें। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ये आर्टिकल कैसे बना है? स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलेंडर। ये जो टॉप है और ये बॉटम है, दोनों में से ही हेमिस्फेयर के आकार की जो मटेरियल है वो इस सिलेंडर से हमने निकाल दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से मैंने एक हेमिस्फेयर निकाल दिया और बॉटम से भी मैंने एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, तो ये जो एरिया है ये एरिया अब हॉलो हो गया है। देखो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया अब हॉलो हो गया है, क्योंकि यहाँ से मटेरियल मैंने हेमिस्फेयर के शेप में निकाल दिया। सिमिलरली ये बॉटम से भी ये जो एरिया है ये हॉलो हो गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें सिलेंडर के टॉप पे यहाँ पे एक हेमिस्फेयर लगा था और बॉटम पे भी लगा था, उस केस में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। अब इस केस में आप सोचो
कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो अभी भी इंटैक्ट है। क्यों? कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये होगी ना, इस तरह की पूरी बाउंड्री, और ये जो हॉलो हुआ है ये सिलेंडर के अंदर को हुआ है, ये बाहर कोई मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो सरफेस एरिया टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो दो हेमिस्फेयर स्कूप आउट किए गए हैं, इसका ये जो सरफेस है, ये इसका जो सरफेस है, इसका एरिया प्लस बॉटम पे जो ये हेमिस्फेयर स्कूप आउट किया गया है, इसके सरफेस का एरिया, ये हमें जोड़ना होगा। तो ये बराबर होगा 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, एक टॉप और एक बॉटम पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर तो सिंपली 2 पाई RH हो जाएगा, और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से अगर मैंने 2 पाई R कॉमन ले लिया तो ये बचा H प्लस 2R। पाई को मैंने 22/7 ले लिया। रेडियस हमारे पास 3.5 ऑलरेडी दे रखा है। H हमारी वैल्यू जो है वो 10 है, और 2 इंटू R दैट इज 2 इंटू 3.5. So this becomes 7.5, and this 0.5 into 2 will become 1. So this will basically will become equal to 22 into 10 plus 7. So 22 into 17. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझ में आ रहा होगा। अगर ये स्कूप आउट नहीं किया रहता, ये दोनों हॉलो हेमिस्फेयर्स यहाँ से स्कूप आउट नहीं किए गए रहते, तो सिंपली इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता 2 पाई RH प्लस इस सर्किल का एरिया और इस सर्किल का एरिया दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे स्कूप आउट करके हेमिस्फेयर का मटेरियल बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए हमने सरफेस एरिया को कुछ इस तरह से लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कहता है अ जूस सेलर was serving his customers using glasses। एक जूस सेलर है, वो एक ग्लास में जूस बेचता है, और ये क्वेश्चन एक बेईमान जूस वाले के लिए है। जूस वालों के पास आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो ग्लासेज रहते हैं वो ग्लास का शेप मोटे मोटे कुछ सिलिंड्रिकल होना चाहिए, लेकिन आप बॉटम से देखोगे कि कई जूस वाले जो जूस बेचते हैं उनके ग्लास में बॉटम से कुछ इस तरह का पोर्शन उठा सा रहता है, जिससे बाहर से देखने पे तो ये बहुत बड़ा ग्लास लगेगा, पर अंदर से ये पोर्शन उठा हुआ है, तो जूस जो है वो सिर्फ इस एरिया में भर पाएगा। ये नीचे वाला जो एरिया है ये पूरा गंडागोल है, यहाँ पे पूरा सॉलिड कर दिया है इसने इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन उठा के। तो ये क्वेश्चन इसी तरह के जूस वाले को ग्लास के बेसिस पर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल ग्लास बना लेते हैं। अब ये ग्लास आइडियली ऐसा रहना चाहिए, और इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये लेंथ जो है ये हमारे लिए ऑलरेडी दे रखी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इसका सेंटर मैंने ये मान लिया O। अब क्या कह रहा है? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। और यहीं पे जूस वाला जो है वो बेईमानी स्टार्ट कर देता है। ये जो बॉटम है यहाँ से एक पोर्शन इसने ऐसा उठा दिया है, अब जूस सिर्फ इस पोर्शन में भर पाएगा, और ये जो खाली पोर्शन है नीचे वाला, ये वाला, यहाँ पे जूस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसने हेमिस्फेयर के शेप में एक सॉलिड स्ट्रक्चर ग्लास के बॉटम में उठा रखा है। क्वेश्चन क्या पूछता है? इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। तो एक और मेजरमेंट हमें दे रखा है, ये जो सिलिंड्रिकल ग्लास है इसके हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। फाइंड व्हाट इज द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड व्हाट वाज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखो दो चीज है, अपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास will be वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों? अगर ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो यहाँ पे रेज किया गया है ये नहीं होता तो इस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती? जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होती, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पाई को 3.14 लेने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही एज्यूम करेंगे पाई इज 3.14, R विल बी दिस 5/2। क्यों? 5 तो हमारा डायमीटर है, तो रेडियस 5/2 होगा, पाई स्क्वायर इंटू H इज 10। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो एक्चुअल कैपेसिटी इज 196.25
सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट जो हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। एक्चुअल कैपेसिटी आप सोच के देखो कि ये सिलेंडर है, इसमें से अगर मैं किसी तरह इस स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ना इस रीजन में कितना जूस भर सकते हैं। यही हमारी एक्चुअल कैपेसिटी होगी ग्लास की। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब अभी इस ग्लास में कितना जूस भरा जा सकता है उसका वॉल्यूम। एक्चुअल कैपेसिटी, सॉरी ये जो हमने पहले निकाला था ये अपेरेंट कैपेसिटी थी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब रिडक्शन से पहले इस ग्लास में कितना जूस था। ये गलती से बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे एक्चुअल लिख दिया था। एक्चुअल अब हम निकालेंगे। तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ कोर्स जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही तो अपेरेंट कैपेसिटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा? एक्चुअल कैपेसिटी विल बी अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो अपेरेंट कैपेसिटी यहाँ से हमने निकाल ली है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या है 5/2 यानी कि 2.5। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या है 2/3, पाई इज 3.14 एंड आर इज 2.5 इसका क्यूब। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 196.25 माइनस दिस टर्म विल कम टू बी 32.71 and this will be equal to 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वो जो जूस वाला है वो आपको 196.25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ग्लास दिखा के एक्चुअली में जो जूस दे रहा है वो 163 सेंटीमीटर क्यूब ही दे रहा है। तो कई जूस की दुकानों पे इस तरह के ग्लास आपको देखने मिलेंगे। ग्लास बहुत लंबे चौड़े होंगे पर अंदर में जूस कम होगा। तो अपेरेंट कैपेसिटी जो है ये वर्ड समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब अगर ये हेमिस्फेयर नहीं होता तो हमारे ग्लास में कितना जूस आ सकता था वो हमने यहाँ पे निकाला। सिंपली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वही अपेरेंट कैपेसिटी है। बाय मिस्टेक इसे मैंने एक्चुअल लिख दिया था। इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स अपेरेंट। एक्चुअल इज ग्लास में अभी कितना जूस आएगा करंट सिचुएशन में, तो वो होगा अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर। उम्मीद करता हूँ अभी तक के समझाए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3 मीटर एंड हाइट 3.8 मीटर। तो सबसे पहले तो एक सिलेंडर बना लिया। इस सिलेंडर का डायमीटर 4.3 मीटर दिया हुआ है और हाइट 3.8 मीटर है। तो ये जो हाइट है इस हाइट को मैंने h1 बोल दिया और ये ऑलरेडी 3.8 मीटर क्वेश्चन में ही दे रखा है। साथ ही साथ ये जो डायमीटर है ये डायमीटर भी 4.3 मीटर ऑलरेडी दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में। तो अगर ये 4.3 है तो ये जो रेडियस होगा ये रेडियस क्या हो जाएगा 4.3/2। 4.3/2 विल बी 2.15 मीटर। ये हमें मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर कोन है और वो कोन ऐसा वैसा नहीं है। कोन whose vertical angle is right angle। उस कोन का जो वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब ये एंगल ये 90 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसे एक बार रिव्यू कर लो। एक बिल्डिंग है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। उस सिलेंडर की हाइट h1 में हमने एज्यूम कर ली 3.8 मीटर है। उसका डायमीटर जो है 4.3 मीटर दे रखा है। अगर डायमीटर 4.3 है तो ऑफ कोर्स रेडियस उसका हाफ होगा, दैट इज 2.15। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है कि इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है और वो कोन का जो वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री है, वो हमने बना लिया है। हमें दो चीज निकालनी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखो सिलेंडर का जो अगर सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए 2πRh। ये मैं थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता है, तो सारी चीजें हम सिलेंडर के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अगर आप कोन का सरफेस एरिया फॉर्मूला एक बार रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो होता है πRL। R तो हमें पता है लेकिन इस L का हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो ये L हमें निकालना होगा। L क्या होगा, ये स्लैंट हाइट, दिस इज L, दिस इज L। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं। अगर ये पूरी एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये वाली एंगल ये दोनों 45 डिग्री ईच होगी। 45 डिग्री ईच क्यों होगी, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इसे मैं A बोल देता हूँ, B इसे C बोलता हूँ, D। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे।
किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे आप एक बार सोच के देखना। तो ये दोनों एंगल अगर 45 हो गया, आप एक बार इन ट्राइंगल ADC इस ट्राइंगल में कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन ऑफ 45 डिग्री लूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि r, रेडियस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, दिस L। तो यहाँ से मैं L निकालूंगा तो मुझे मिलेगा r बाई साइन 45। r की वैल्यू क्या है 2.15 एंड साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसे अगर तुम सॉल्व करते हो तो L की वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी 3.04 मीटर। तो ये L हमने निकाल लिया 3.04 मीटर। अब इसके बाद सरफेस एरिया का तो मामला शांत हो गया, L हमें मिल गया। अब वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर की हाइट हमने h1 मानी है यहाँ पर, तो h1 लिखता हूं मैं। तो r पता है, h1 पता है, सिलेंडर का मामला सॉल्व। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h2। कोन की जो हाइट है, ये हाइट अगर मैं h2 मानता हूं तो ये h2 मुझे नहीं पता है, h2 मुझे निकालना होगा। अब फिर से आप ये ट्राइंगल ADC इसमें गौर करो। तो ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 होगा। इसका मतलब एंगल DAC और एंगल DCA ये दोनों 45 डिग्री हैं, दोनों बराबर हैं। तो इनके ऑपोजिट जो साइड है वो भी बराबर होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन H2 दैट इज AD एंड दिस AD इज इक्वल्स टू DC, और DC क्या है हमारा, रेडियस है, तो 2.15 हो गया। अब H2 की वैल्यू हमें मिल गई, इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, और स्लैंट हाइट की वैल्यू मिल गई, इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमें जो जो चीजें चाहिए एरिया और वॉल्यूम के लिए वो सब हमने निकाल लिया है। तो अब एक एक करके सारा जो हमें निकालना है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लो। इस पूरे बिल्डिंग का जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग सिंपली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई r स्क्वायर h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h2। यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, h1 प्लस h2/3। पाई 3.14 लेना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। r की वैल्यू 2.15 है, हमें पता है। h1 की वैल्यू यहाँ पे 3.8 है और h2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 2.15 निकाल ली है बाई 3। अब हमारा वॉल्यूम निकालने का काम बहुत ही आसान है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और वॉल्यूम निकल जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम जो है वो आएगा 65.55 मीटर क्यूब, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। अब जो दूसरी बात आती है वो होती है सरफेस एरिया। एक बार यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ सरफेस एरिया में फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो जब तक हमें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली टोटल वर्ड नहीं लिख के देगा तो हम लोग सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया ही मानेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r h1 प्लस कोन का सरफेस एरिया यानी कि पाई r l। इसमें से मैंने पाई r कॉमन ले लिया, 2h1 प्लस l। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, दे रखा है। r जो है वो हमारा 2.15 है, 2 इंटू h1, h1 की वैल्यू 3.8 है और h2 की वैल्यू हमने 2.15 निकाली है। साथ ही ये जो L है, L की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3.0504। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 71.38 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में 3 डायमेंशनल फिगर्स का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इन सब के जो फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन करके सीखा है वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ सारे फिगर्स को एक रेफरेंस पॉइंट रख के सैंपल क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिखो, मैं वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। अगले क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है पर कैलकुलेटिव जरूर है, और उस कैलकुलेशन में जो लेंदी कैलकुलेशंस है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। तो अगले क्लास में स्टैटिस्टिक्स में हमारी गलतियां ना हो और जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उसे सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आज जो भी पढ़ाया गया है उसके क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो।